हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिक सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद रेहान। इस चैनल पर आपको क्लास 12 की फिजिक्स की तैयारी करा रहा हूँ स्टूडेंट, जिसमें हमारी जो सीरीज चल रही है स्टूडेंट टॉप 10 क्वेश्चन की चल रही है। अभी तक मैंने आपको 2 लेसन क्लियर करा दिए हैं, जिसमें एक लेसन में 10 क्वेश्चन थे और दूसरे में मैंने आपसे कहा था कि 2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गए थे, 12 क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, आज है हमारा लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 3 का पार्ट 1। ये जो लेसन है ये बड़ा है, इसलिए मैंने आपको इसके 10 क्वेश्चन आज ले लिए और 10 क्वेश्चन मेरी अगली वाली क्लास में आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है स्टूडेंट, और मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेशन में कमेंट करके बताएं मुझे कि क्लास कैसी लग रही है। और दूसरी बात कि ये जो सीरीज है कि इनके आंसर भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए। मेरी अभी जो दो क्लास थी, पिछली 2 क्लास, उसमें मैंने आपको सिर्फ समझाया था कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। और आज जो मेरी क्लास है इसमें मैं आपको इसका जो प्रूफ है, जो उसके आंसर है, ठीक है, विद आंसर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एक बार, और उसके बाद में आपको क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी स्टूडेंट क्लास को शेयर करके आ जाइए, उसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्लास को अगर शेयर कर दिया तो आगे बढ़ते हैं हम। क्या पहला जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, विद्युत धारा की परिभाषा, मात्रक एवं विमा। देखिए, विद्युत धारा की परिभाषा क्या है, मात्रक क्या है, इसका विमा क्या है, सबको एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या, देखिए, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, आप नोट कर लें, मैं बोल रहा हूं, आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला क्या होगा इसका, आवेश प्रवाह की समय दर को, पहला क्वेश्चन देखिए आप, I बराबर Q/T। आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, इसी से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अगर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो जो फॉर्मूला होता है उसी से आप डेफिनेशन को बना सकते हैं। क्या, आवेश प्रवाह की समय दर विद्युत धारा कहलाती है, या आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, अब इसके मात्रक की बात करते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है इसका, एसआई मात्रक। ठीक, तो एसआई मात्रक क्या है इसका, एसआई मात्रक है इसका एम्पियर। ठीक, एसआई मात्रक क्या है इसका, एम्पियर, और इसको हम ए से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैपिटल ए से। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, एम्पियर। ठीक है, वैसे मैंने आपको मात्रक निकालना फॉर्मूला से और सिखाया था कैसे कि इसके मात्रक निकाल सकते हैं। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम्ब, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा, सेकंड। लेकिन इसको एसआई मात्रक जो बनेगा वो क्या बनेगा, इसका एम्पियर बनेगा। ठीक, तो उसकी बात, इसकी विमा की बात करते हैं। इसकी विमा क्या होगी, तो विमा होती है इसकी ए, और विमा को बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरी विमा वाली वीडियो है जिनमें मैंने विमा निकालनी सिखाई थी आपको, उसमें आप देख लें जाकर कि विमा कैसे बताई थी। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका विमा का एग्जाम में मिलना ही मिलना है। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके मात्रक और विमा निकालनी सिखाई है। जिन स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। सिर्फ आप मात्र 5 सेकंड में विमा निकालना सीख सकते हैं। ठीक है, मात्र 5 सेकंड में आप कोई भी विमा निकाल सकते हो, कोई किसी भी भौतिक राशि की विमा निकाल सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहले क्वेश्चन हमारा ये हो गया। दूसरी बात करते हैं, विद्युत धारा कौन सी राशि है, एग्जाम में पूछा गया है। विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है स्टूडेंट। तो विद्युत धारा की अगर बात करें स्टूडेंट, चलिए फ्रेंड, विद्युत धारा की अगर हम बात करें तो विद्युत धारा कौन सी राशि है, अदिश राशि है। क्या होती है, कौन सी राशि होती है विद्युत धारा। दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, आपसे ये पूछा गया है कि विद्युत धारा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है कि आप बताइए विद्युत धारा कौन सी राशि होती है, अदिश होती है या सदिश होती है। तो विद्युत धारा होती है अदिश राशि। ठीक है, और अदिश के और बारे में और सदिश के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं मैं। कौन सी राशियां अदिश होती है, कौन सी सदिश होती है, जिनमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा का ज्ञान हो, वो सदिश राशियां होती हैं। जिनमें केवल हमें परिमाण प्राप्त हो, दिशा का मालूम नहीं हो, वो अदिश राशियां होती है। ठीक है, ठीक। अब आपसे एक क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ पे ये बन जाता है कि तार में जो करंट चलता है, यानी वायर में जो करंट चल रहा है चालक तार में, तो उसमें धारा की दिशा जो होती है, तो हमेशा याद रखें
अगर इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में करंट चलता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, चालक तार है, इसमें क्या चल रहा है भाई, तो करंट इस दिशा में चल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहे होंगे इसमें इसकी विपरीत दिशा में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों, इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें। एक नंबर का आपको एग्जाम में 99% चांस है कि आपको ये एक नंबर में मिल जाएगा, ठीक है, दोनों में से। बहुत बार पूछा गया है, आप अनसोल्ड प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें अगर आप चेक करेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विभव या विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं विभव, ये आपसे बहुत पूछा गया है एग्जाम में और काफी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसको नोट करते हैं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, पहली बात तो ये देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, हम रो से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं और इसका हमें क्या बताना, मात्रक और विभव बताना। फॉर्मूला क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, देखिए ये RA/L, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, RA/L। अब हमें क्या निकालना है, इसका मात्रक निकालना और विभव निकालनी है। मैंने आपको अपनी विभव वाली क्लास में क्या बताया था, मात्रक और विभव फॉर्मूला बेस्ड बताया था, यानी फॉर्मूले पर। कैसे, देखिए अगर हम प्रतिरोध की बात करें तो इसका मात्रक होता है ओम। क्या होता है इसका मात्रक, ओम, ठीक। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, बटे में लंबाई का मात्रक क्या होगा, मीटर, ठीक। 1 मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा तो इसका मात्रक आ जाएगा ओम मीटर। क्या आ गया इसका मात्रक, ओम मीटर, ठीक। अब इसकी विमा की बात करते हैं, विमा कैसे निकाली जाएगी, तो विमा भी, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है, इसकी विमा निकालनी है आपको, तो इसी से हम इसकी विमा निकालते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसकी विमा हम कैसे निकालेंगे। देखिए प्रतिरोध दिया गया है, यहाँ पर प्रतिरोध को भी समझिए, प्रतिरोध की विमा भी पूछी गई है। 2017 में पूछी गई थी प्रतिरोध की विमा, कि एक नंबर में पूछा गया था कि प्रतिरोध की विमा बताइए। तो प्रतिरोध की विमा देखो कैसे निकालेंगे, प्रतिरोध की विमा निकालनी है हमें, तो R बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या, V/I, ठीक है। धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है उसी को हम प्रतिरोध बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, R बराबर V/I। ओम के नियम से मालूम होगा आपको, प्रूफ कराने वाला हूं मैं इसको आज। V, देखिए V के विभवांतर है ये, तो विभवांतर की हमें विभव मालूम नहीं है, तो विभवांतर को हम जैसे कि चूंकि सेकंड चैप्टर में आपने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, W/Q, तो V की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, W/Q, और गुणा में क्या आ गया, I। आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, बल की, कार्य की, ठीक है। ये कुछ विमाएं आप याद कर लें, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर। देखिए कुछ विमाएं याद करनी है आपको, जैसे मान लीजिए आवेश की विमा क्या होती है भाई, आवेश की विमा क्या होती है, AT, ठीक। धारा की विमा क्या होती है, धारा की विमा होती है A। समय की विमा क्या होती है, T। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, कैपिटल M। सही है, ये विमाएं होती है, इन्हें नोट कर लें आप। लंबाई की या क्षेत्रफल, लंबाई की विमा क्या होती है, M होती है, ठीक। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, क्षेत्रफल की विमा होती है मीटर, M स्क्वायर, ठीक, ये होती है। और दूसरा, अब ऐसे ही आपको मैंने आपसे बताया था कि आप इसकी याद कर ले, बल की विमा क्या होगी, mL/T की पावर -2, और यदि कार्य की विमा क्या होगी, mL² T की पावर -2। ये कुछ विमाएं हैं, आप इनको नोट कर लें और इसी से हम सारी विमाएं निकालेंगे। इनको नोट कर लीजिए कि आवेश की AT होती है, और इसकी क्या होती है, इसकी धारा की क्या होती है, A होती है, और समय की क्या होती है, T होती है, द्रव्यमान की M होती है, लंबाई की M होती है, ठीक, सॉरी लंबाई की, द्रव्यमान की M होती है और लंबाई की होती है स्ट्रैंड L होती है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होती है लंबाई की, और क्षेत्रफल की हो जाएगी L²। ओके स्टूडेंट, आगे बात समझ में आपके, ये सारी विमाएं आप याद कर लें और उसके बाद में हम कोई भी विमा आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी विमाएं याद करनी आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 8 10 विमाएं आपको याद करनी है अच्छे से ये, और उसके बाद में आप कोई भी विमा निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, अब हमें किसकी विमा निकालनी है, प्रतिरोध की विमा निकालनी है ना, तो प्रतिरोध की विमा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए W की विमा रख दीजिए, क्या W की विमा, mL² T की पावर -2, ठीक, बटे में आवेश की विमा क्या बताइए मैंने आपको, AT,
और धारा की विमा क्या बताइए ए। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा निकल कर, क्या निकल कर आ जाएगा एम एल स्क्वायर, टी ऊपर चले जाएगा तो टी की पावर कितनी होगी -3, और ये ए जी है, एक ही है तो ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ए की पावर -2। तो ये प्रतिरोध की विमा होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। ये प्रतिरोध की विमा होती है। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव में आया था, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में देखिए यही विमा आप इसके अंदर रख देंगे आर की जगह पर, या क्षेत्रफल की विमा रख देंगे या लंबाई की विमा रख देंगे। उसके बाद में किसकी विमा निकल गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध की। देखिए आप इसको याद करना चाहते तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे अच्छे से तो आप कोई भी विमा निकाल सकते हैं, कोई सी भी भौतिक राशि हो आप निकाल सकते हैं। देखिए अब विमा किसकी निकालनी थी, हमें निकालनी थी रो की विमा निकालनी है हमें। कैसे निकालेंगे, देखिए प्रतिरोध की विमा रख दीजिए, क्या है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर हो जाएगा -2, ठीक। और दूसरा इधर क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी एल, और लंबाई की क्षेत्रफल की सॉरी एल स्क्वायर होती है, लंबाई की कितनी आ जाएगी एल। करिए इसको सॉल्व करिए, एक एल से तो एक एल कट जाएगा ये इससे, तो ये आ जाएगी एम एल 3 और टी की पावर -3 ए की पावर -2। ये होती है विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। किसकी विमा होती है स्टूडेंट, ये विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होती है। चलिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट। मात्रा की पता चलिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आपका पूछा जा सकता है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है, और इसकी विमा क्या होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्या है, विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं विमा। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसकी अगर बात करें विशिष्ट चालकता की, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब इसकी भी मात्रक और विमा निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो इसका मात्रक भी जब व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं तो इसके जो मात्रक हो जाएगा वो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज है, मैं बता देता हूं आपको किस तरीके से। देखिए विशिष्ट चालकता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से 1/ρ, ये होता है विशिष्ट, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, सिग्मा बराबर 1/ρ। अब आप जानते हो, अभी बताया था मैंने कि इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है इसका मात्रक, ओम मीटर। अब ये ऊपर जाकर कैसा हो जाएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ठीक है। या फिर ये आपको ऐसे भी मिल सकता है ओम मीटर इनवर्स, ये कई तरीके से। या एक पे आपको स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूजन किया था, आपको एक पे प्लस कर दिया जाएगा, यानी एक पे लगाने का ऐसा आ जाएगा ये ओम मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स कर दिया जाएगा और मीटर में से ये हटा दिया जाएगा, यानी ओम इनवर्स मीटर। तो आप इसका ध्यान दें अच्छे से, इसका मात्रक जो होता है वो होता है ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर ओम मीटर दोनों का इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से। अब ऐसे इसकी विमा निकालेंगे, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो इसकी विमा भी आप वही, जब व्युत्क्रम को बोलते हैं तो ये एम प्लस का तो ये कैसा हो जाएगा माइनस का, एल प्लस का तो एल भी माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर टी माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ए माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी विमा होती है ये एम इनवर्स और एल की पावर -3 टी की पावर 3 और ए की पावर 2। ये किसकी विमा होती है, ये होती है विशिष्ट चालकता की। किसकी विमा है ये, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, ठीक है। विशिष्ट चालकता की बात कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। देखिए ये डेफिनेशन वो है, मैं आपको बता रहा हूं, ये दोनों क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछे ये भी जा सकते हैं स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि ये नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन मैं जिन पर टिक कर रहा हूं आप उसको, तो जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल तैयारी नहीं की है कि इनको अच्छे से क्लियर कर लें। आप इसी से, ये मेरा वादा है कि आप इससे बहुत अच्छा नंबर लेकर आएंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फिजिक्स में, ठीक है। जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बता दिया विशिष्ट चालकता की मात्रा और विशिष्ट प्रतिरोध का, विशिष्ट चालकता का। अब हमारा क्या, अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस रहेंगे इसके भी आने के। ये 1 नंबर की परिभाषा आपसे पूछेगी, इस तरीके से पूछा था, अनुगमन वेग तथा अपवाह वेग या अपवाह वेग, अपवाह वेग भी बोल सकते हैं इसको। तो क्या होता है स्टूडेंट अनुगमन वेग या अपवाह वेग क्या होता है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन
जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बात ये भी याद रखें स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन में जो मतलब वायर में जो करंट चलता है, उसको करंट के चलने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, उन्हीं की वजह से वायर में करंट मतलब चालक में धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है, इसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक, कैसे बोलते हैं अनुगमन वेग? जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है और इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं। और अनुगमन वेग कौन सा? देखिए क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, और अनुगमन वेग को हम Vd से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नोट एक बार और बोल रहा हूं मैं, लिख लीजिए, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग मिल जाता है और इसी को हम अनुगमन वेग कहते हैं और इसे Vd से प्रदर्शित करते हैं, अनुगमन या अपवाह वेग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या अगला स्टूडेंट हमारा? अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। अब अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी हो सकता है, ये नाम भी है इसका, अनुगमन वेग के नाम से आया था या अपवाह वेग के नाम से। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में, देखिए दोनों में क्या संबंध है? अनुगमन वेग और अपवाह वेग में संबंध। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? छठा क्वेश्चन है अभी। अनुगमन या अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। देखिए स्टूडेंट क्या संबंध होता है इनमें? तो I बराबर NE/AVD, ये संबंध होता है। दोनों में क्या संबंध होता है? I बराबर NE/AVD, अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। एक नंबर में आपसे पूछा जाए तो आप इतना लिखते हैं, वरना आप सॉल्यूशन देखिए इसका क्या। 2 नंबर में अगर पूछ लिया जाए अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में क्या संबंध होता है, प्रूव करके बताइए, तो आप इसको कैसे प्रूव करेंगे? मान लीजिए ये कोई चालक तार है, एक मोटा तार ले लेते हैं हम इस तरीके से, ये कोई चालक तार है, प्रूव कर रहे हैं यहाँ से स्टूडेंट। हम किस तरीके से करेंगे देखिए, मान लीजिए कोई चालक तार है, ये अनुप्रस्थ काट का क्या उसका क्षेत्रफल है। ठीक, और इसमें क्या I धारा क्या हो रही है? इसके अंदर प्रवाहित हो रही है। और स्टूडेंट इसका जो इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये उनका जो वेग है वो क्या है? Vd है। और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इस संख्या की बात की जाए तो वो कितनी है? इसके अंदर n है। ठीक है, यानी ये याद, मान लीजिए एक कोई चालक तार ले लिया हमने और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, धारा इसके अंदर क्या हो रही है? I प्रवाहित हो रही है, और इसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो Vd वेग से गति कर रहे हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n है। ठीक है स्टूडेंट, इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इकाई समय में बहने वाले, लिख लीजिए स्टेप बाय जो मैं लिख पा रहा हूं, इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए इकाई समय की बात चल रही है, यही लिख देते हैं स्टूडेंट। इकाई समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? देखिए इकाई समय की बात कर रहा है, संख्या n, क्षेत्रफल क्या दिया गया इसका? A, इंटू वेग कितना है इसका? Vd। ठीक है, प्रूव कर रहे हैं हम इसको यहाँ से। ये हमारा डायग्राम मतलब हमें बता दिया, तो चालक तार है, क्षेत्रफल A है इसका अनुप्रस्थ काट का, और E इसके अंदर जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन E है जो Vd वेग से गति कर रहे हैं, संख्या इसकी n है, धारा I प्रवाहित हो रही है। तो इकाई समय बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? n इंटू A इंटू Vd। ठीक है, दूसरा t समय में कितनी हो जाएगी? अगर t समय की बात की जाए, t समय में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी NaVd और गुणा हो जाएगी इनमें t से। जब इकाई समय में, यानी इकाई समय को हमने इकाई मान लिया, जब 1 माना तो 1 से गुणा करना तो
एक से करेंगे तो ये आएगा, तो NaBD आ गया, और T समय में कितनी हो जाएगी, NaBD-T। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं आप कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की अगर बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाए तो E होता है ऐसी, इसलिए T समय पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होगा स्टूडेंट, T समय पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना हो जाएगा, देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर तो होता है E, ऐसे T समय पर हमारा देखिए यहाँ पर संख्या कितनी थी, NaBD और बड़ा में कितना आएगा, E आ जाएगा। ठीक है, T समय पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश NaBD×T हमें क्या रखा, और धारा का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, अभी बताया था मैंने, धारा का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T। यहाँ पर ये देखिए आवेश का मान रख दीजिए, यहाँ पर आवेश कितना दिया गया है, NaBD और T इंटू में क्या है, E बटे में कितना रख देंगे, T से T कैंसिल हो जाएगा और I बराबर निकल कर आ जाएगा, I बराबर ये प्रूव हो जाएगा, I बराबर NeABD। ठीक है, ये अनुगमन वेग तथा अनुगमन या अपव्यय वेग, ये एक किसी भी नाम से आ सकता है, तथा विद्युत धारा में संबंध मैंने लिख दिया है यहाँ पर, अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है, I बराबर NeABD। दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं, इकाई समय बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये है, ठीक, और T समय पर इतनी है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना दिया गया है, ठीक है, और T समय पर प्रवाहित इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, इतना होगा, NaBD T इंटू में E। अब धारा क्या होगी, I बराबर Q/T, T से T कैंसिल कर दिया, ये प्रूव करा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी, और अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्या, धारा घनत्व की परिभाषा, क्या, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक। तो धारा घनत्व की परिभाषा क्या होती है मैं आपको बता देता हूं, देखिए, चलिए आगे चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इसने नोट नहीं किया इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये प्रूव करके दिखाना था, तो ये प्रूव करके यहाँ पर आइए नीचे, ठीक। एक नंबर में पूछा या तो आप इतने लिख दें, I बराबर NeABD, और अगर प्रूव करने को आ जाए तो आप यहाँ तक कर दें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 7वां, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक। देखिए परिभाषा कई तरीके से लिखी जा सकती है, क्या, धारा घनत्व कैसे बोलते हैं, देखिए हम J को बोलते हैं, J बराबर I/A। धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, हम धारा घनत्व बोलेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका हम धारा, और या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को इस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, किसी चालक में किसी बिंदु पर, लिख लीजिए, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये और फॉर्मूला क्या होता है इसका, J बराबर I/A। ठीक है, और कभी आप एग्जाम में डेफिनेशन भूल जाएं, आपको याद नहीं रहे, तो आप फॉर्मूले से डेफिनेशन बना ले, क्या, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, धारा घनत्व, धारा घनत्व। ये क्या है, धारा, और ये क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, अगर इसके मात्रक की बात की जाए, देखिए मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक आप जानते हो, धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा इसका, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल का मात्रक तो आप जानते ही क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक हो जाएगा, ये धारा घनत्व का। अब इसकी विमा की बात करें तो विमा भी आसान है, विमा कैसे निकालेंगे इसकी, आप जानते हैं कि फॉर्मूले से विमा निकलवाता हूं मैं आपको, कि धारा की विमा कितनी हो जाएगी, A, और क्षेत्रफल की विमा क्या हो जाएगी, L², तो इसकी विमा हो जाएगी AL⁻²। इस तरीके से इसकी हम विमा निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व तथा क्या है,
धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। इसी से यहीं पे सॉल्व कर लेंगे इसको। फॉर्मूला तो आपको मालूम है, J बराबर I/A। देखिए धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध कैसे निकालेंगे हम इसका, जानते हैं कि धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व क्या बताया मैंने आपको, I/A। चूंकि अभी हमने प्रूव किया था I बराबर क्या होता है, NEABD, ठीक है। तो J बराबर कितना, I की जगह पे वैल्यू रख दीजिए, NEABD बटे में कितना आ जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा और J बराबर आ जाएगा NEVD। ये होता है धारा घनत्व। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 8वां क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट, 8वां क्वेश्चन है। J बराबर NEVD, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, 8वां क्वेश्चन हो गया ये। 10वां को 8वां, फिर 9वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, 9वां क्या है हमारा यहाँ पर, आवेश की गतिशीलता। 9वां क्वेश्चन ये है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये स्टूडेंट मैं आपको भी बाद में कराऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं। 9वां क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, बाद में कराऊंगा। इसके बहुत चांस रहते हैं स्टूडेंट इस चैप्टर में से। ये 3-4 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है। इनमें से कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक एवं विभव, विशिष्ट चालकता का मात्रक एवं विभव। दूसरा क्या है, अनुगमन वेग की परिभाषा पूछ ली जाती है। और अगला क्या है आपका, अनुगमन वेग के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो इनमें से आपको एक ना एक मिलेगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारा 10वां क्वेश्चन। मैं आपको पहले बता रहा हूं, बाद में आपको 9वां बताऊंगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। क्या, आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, नोट कर लीजिए। ये भी 1 नंबर में काफी बार पूछी गई है ये डेफिनेशन, आवेश की गतिशीलता। तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा, नोट करिए, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। गतिशीलता को हम प्रदर्शित करते हैं म्यू से। 10वां क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, गतिशीलता, गतिशीलता VD अपॉन में E, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका, VD अपॉन में E। गतिशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, ये VD अपॉन में E। नोट कर लीजिए आप, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता, फिर लिखवा देता हूं मैं आपको, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त गया, जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है, जो उसके द्वारा एकांक ठीक है। ये गतिशीलता, आवेश की गतिशीलता की डेफिनेशन है। क्या, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। यह गतिशीलता के नाम से आता है। गतिशीलता क्या है, तो आप लिख देंगे किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त किया था। बटे में दिया गया तो एकांक माना जाएगा इसको, ठीक है। तो म्यू बराबर लिख सकते हैं हम VD अपॉन में E, ठीक है। ये गतिशीलता की डेफिनेशन हो गई। अब जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो क्या है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट जो हम करने जा रहे हैं। एक बार पहले क्लास को शेयर करके और आइए स्टूडेंट, उसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को कराता हूं आपको। और कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि स्टूडेंट क्लास कैसी लग रही है आपको। जो अब वो ये ओम के नियम के आधार पर जो मैं आपको करा रहा हूँ, वो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का जो व्यंजक प्राप्त करा रहा हूँ, ये मैं आपको इतनी इजी तरीके, मतलब बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के माध्यम से समझाऊंगा आपको। इसके लिए आप कुछ स्टेप याद कर लें और फिर एग्जाम में बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा एवं विभव, विशिष्ट चालकता का मात्रा एवं विभव 1 नंबर का आएगा ये, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक, ठीक। अब इसको करने वाले हैं हम। पहले क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार सभी स्टूडेंट,
उसके बाद में मैं इसको कराता हूँ आपको नवा क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, चलिए मैं आपको कराने वाला हूँ उस पर इस क्वेश्चन को। आप ये समझ लीजिए कि 100% इसके चांस रहेंगे एग्जाम में आने के। इसके इन क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को मैंने आपको बताया 99%, चलिए 100% नहीं मानना इसको, 99% आप इसको मान लीजिए कि आपको ये एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हर चैप्टर में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में ज्यादा पूछे गए हैं हर चैप्टर से, ठीक है। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो उसमें सबसे ज्यादा रिपीट जो हुए यही क्वेश्चन हुए। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताए थे, सेकंड में बताए, अभी हमारा थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 चल रहा है। ये ध्यान रखें स्टूडेंट, थर्ड चैप्टर का पार्ट 1 है, पार्ट 2 मेरे अगली क्लास में होगा। तो चैनल पे मेरे साथ इसी चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखिए मैं आपसे ज्यादा इस चीज को नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आपका कुछ नहीं आएगा, 2 मिनट मतलब 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आप क्लास को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए क्या वर्किंग स्टेप देखिए आप पहले क्या वर्किंग स्टेप में क्या है। देखिए ई बराबर जानते, सबसे पहला आपको ये स्टेप याद कर लें, कीवर्ड है इसके ई बराबर वी अपॉन एल। ई बराबर क्या होता है? वी अपॉन एल। दूसरा आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बराबर होता है ई। वैसे तो एफ बराबर ई क्यू होता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था एफ बराबर ई क्यू, लेकिन जब आवेश नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम ई मान सकते हैं। तीसरी स्टेप क्या मानेंगे आप? ई बराबर वी अपॉन एल आ गया और एफ बराबर स्मॉल ई इंटू में कैपिटल ई आ गया। और तीसरी स्टेप हम जानते हैं कि त्वरण का फॉर्मूला आप जानते हो, ई वो ए बराबर होता है एफ अपॉन में एम। और फोर्थ स्टेप क्या हमारी? गति की पहली समीकरण क्या होगी? v बराबर u प्लस ए डी, तो हम इसको लिख लेंगे vd, यानी vd बराबर u प्लस ए डी। और फिर 5वीं स्टेप है हमारी क्या? I बराबर एन ई ए बी डी। देखिए स्टूडेंट, आप इन 5 कीवर्ड, जो ये 5 कीवर्ड बताया मैंने आपको, इनसे आप ओम के नियम का व्यंजक चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए बहुत आसान हो गया ये। अब आप सिर्फ इसको याद कर लें, पूरी डेरिवेशन को आप अच्छे नहीं याद रख पाएंगे तो आप कैसे याद कर लें? ई बराबर वी अपॉन एल रखना है हमें, एफ बराबर ई रखना है हमें, और ए बराबर एफ अपॉन एम, यानी सारे फॉर्मूला आपको मालूम होंगे। गति की प्रथम समीकरण ये मैंने अभी आपको प्रूव कराया था। तो कैसे? जब ई निकाल लेंगे तो ई का मान अगली स्टेप में आप यहाँ रख देंगे, ठीक है। एफ निकाल लेंगे तो एफ का मान आप यहाँ रख देंगे, ठीक। और ऐसे ही ए निकाल लेंगे तो ए का मान आप यहाँ पे रख देंगे, ओके। और ऐसे ही आप बी डी निकाल लेंगे तो बी डी का मान आप यहाँ रख देंगे। हो गया नहीं आसान? कितना आसान हो गया ये। तो आप ऐसे स्टेप बाय इसको निकालिए, मतलब ये वैल्यू निकालिए और इसके अंदर पुट कर दीजिए और ओम का नियम आपका प्रूव हो जाएगा अनुगमन वेग के आधार पर, ठीक है। आप जानते हैं कैसे? देखिए यहाँ पर मैं प्रूव करा रहा हूँ उसको, थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। ये आप इनको उधर लिख लीजिए। क्या मैंने बताया आपको? ई बराबर क्या होता है? वी अपॉन एल। दूसरा आपको क्या बताया? एफ बराबर ई। तीसरा क्या बताया? ए बराबर एफ अपॉन एम। और फोर्थ क्या है आपका? वी डी बराबर यू प्लस ए टी। और फिफ्थ क्या है आपका? आई बराबर एन ई ए और वी डी, ठीक है। ये 5 स्टेप हैं आपकी, इनको याद कर लीजिए और आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, चूंकि ई बराबर क्या होता है? वी अपॉन एल, ठीक है। ई बराबर क्या होता है? वी अपॉन एल। परंतु हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है स्मॉल ई इंटू में कैपिटल ई। तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर, वैल्यू रख दीजिए, मैंने आपसे बताया था पहले, स्मॉल ई ऐसी रहेगा, कैपिटल ई की जगह पर रख देंगे हम वी अपॉन एल, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ए बराबर, आपने तुरंत जैसे हमने एफ निकाल लिया, हम यहाँ से ए निकालेंगे। ए बराबर हो जाएगा एफ अपॉन एम और एफ की वैल्यू रख देंगे। एफ की वैल्यू कितनी आई है निकल कर? ई वी बटे में एल, और पहले से मौजूद यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पहले से ही है एम, तो ए बराबर निकल कर आ जाएगा ई वी बटे में एल एम। हमने देखिए 3 स्टेप का यहाँ पर 3 स्टेप कंप्लीट कर ली।
चूंकि ई बराबर वी अपॉन एल होता है, परंतु एफ बराबर हम जानते हैं कि ई होता है, यानी ये यहाँ पे तथा लिख सकते, यहाँ पे लिख लीजिए तथा एफ बराबर ई हो गया, एफ बराबर निकल कर आ गया ई वी बटा एल। इसके बाद में देखिए तथा ए बराबर हम जानते हैं एफ अपॉन एम होगा, एफ की वैल्यू रख दी ई वी बटा एल एम। ठीक, अब हमें आगे देखिए हमारी जो फोर्थ स्टेप है वो क्या थी, वी डी बराबर यू प्लस ए टी। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है स्थिर अवस्था में गति कर रहे हैं, तार के अंदर स्थिर अवस्था में गति कर रहे हैं, तो वी डी बराबर यू तो 0 हो जाएगा प्लस ए का मान रख देंगे ई वी बटे में एल एम, और जो समय होता है इसमें उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टक्कर होती है वो समय जो होता है वो टो होता है, जिसको हम क्रांति काल बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो समय लगता है मतलब इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो टक्कर होती है उसके बीच का जो लगा समय होता है वो क्रांति काल कहलाता है। तो वी डी बराबर क्या निकल कर आ जाएगा, ई वी और टो बटे में एल एम, ये निकल कर आ गया। फोर्थ स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई। फिफ्थ क्या है हमारी, आई बराबर, ठीक है, आई बराबर क्या होगी, परंतु आई बराबर होता है एन ई ए बी डी, तो यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आप, आई बराबर एन ऐसी रहेगा, ई ऐसे ही, ए ऐसे ही, वी डी का मान रख देंगे। वी डी का मान क्या था, ई वी टो और बटे में कितना आ जाएगा एल और एम। देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना, ओम का नियम, अब आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है, आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है ओम का नियम, ये होता है देखिए आर बराबर वी अपॉन आई, यही तो होता है। तो हमें v को ऊपर लेना और i को नीचे लेना। तो v कहां पर है, देखिए यहां पर है v, तो ये ऐसे हो जाएगा i बराबर एन ई स्क्वायर ए तो v बटे में क्या आ जाएगा l और m, ये निकल कर आ गया, यानी i बराबर एन ई स्क्वायर ए तो v बटे में एल एम। ठीक है, निकालना क्या हमें, ऊपर हमें v लाना, नीचे i, तो क्या करेंगे i को यहां ले जाएंगे, एल एम इधर चला जाएगा और ये गुणा में ये भाग में आ जाएगा। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए किस तरीके से, v अपॉन में i बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर तो हो जाएगा ये एल एम बटे में क्या आ जाएगा एन ई स्क्वायर ए और टू। ठीक है, और इस सब को हम क्या मान सकते हैं, इस सब को हम नेतांग मान सकते हैं, यानी v अपॉन आई बराबर r, और ये क्या है एक नेतांग, यानी ये r की वैल्यू होगी, नेतांग मान सकते हैं इसको। एल एम अपॉन में एन ई स्क्वायर एटो को हम क्या मान सकते हैं, इसको नेतांग। v अपॉन आई बराबर क्या हो जाएगा r। ठीक है, तो यही ओम का नियम होता है, यानी r बराबर क्या हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर ये हो जाएगा आई आर, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v समानुपाती हो जाएगा किसके, r के। यही तो ओम का नियम होता है, v समानुपाती r, या फिर इसका v अपॉन आई बराबर r नेतांग। जहाँ आप बता सकते हो कि v अनुपाती किसके हो जाएगा, इसके आई के, विभवांतर जो धारा के समानुपाती होता है, यही तो होता है, यही ओम का नियम होता है। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, देख लीजिए, आप इन 5 स्टेप से इसको चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं, मैंने आपको बताया, आप इनको नोट कर लीजिए। पहले कीवर्ड याद करिए, ई किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए आप कोई ऐसी लगे आपको डेरिवेशन, तो उसमें आप उसके कीवर्ड याद कर लिया करें। ई बराबर क्या, वी अपॉन एल, ठीक, एफ बराबर ई होता है, तो आप क्या करेंगे, ये जो ई की वैल्यू है वो यहाँ पुट कर देंगे, ऐसे ए बराबर एफ अपॉन एम होता है, तो यहाँ एफ की वैल्यू पुट कर देंगे। वी डी बराबर क्या होता है, यू प्लस ए टी, तो यहाँ ए की वैल्यू पुट हो जाएगी, और आई बराबर एन ई ए बी डी या वी डी की वैल्यू पुट हो जाएगी। तो हमने ऐसे क्या, चूंकि हम जानते हैं ई बराबर वी अपॉन एल होता है, यानी विभवांतर बटा लंबाई, वैद्युत क्षेत्र जो होता है, परंतु एफ बराबर ई ए होता है, यानी एफ बराबर ई क्यू हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन आवेश यहाँ कितना दिया गया ई, तो एफ बराबर ई लिख लेंगे, ई ऐसे ही ई का मान रख दिया हमने वी बटा एल। ठीक है, तो ये एफ का मान निकल आ गया। तथा ए बराबर जानते हो कि त्वरण क्या होता है, तो ए बराबर एफ अपॉन एम, तो ये एफ का मान रख दिया ई वी बटा एल, और ये एम ऐसे। ठीक, वी डी बराबर जानते हैं यू प्लस ए टी, तो वी डी बराबर स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एक 0 मान लेंगे, ए का मान रख दिया, टी को हमने क्या मान लिया टो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच जो टक्कर हो रही है उसका जो समय है वो क्या है टो, तो ये हो जाएगा ई वी टो बटे में एल एम। तो ये निकल कर आ गया, वी डी का मान निकालने क्या हमें ओम का नियम प्रूव करना, हमें 5वीं स्टेप रह गई है हमारी, क्या, आई बराबर एन ई ए बी डी, तो आई बराबर एन ई ए बी डी, ऐसे वी डी का मान रख दिया हमने। वी डी का मान कितना था, ये था, रख दो ई वी टो बटे में एल एम, ई वी टो बटे में एल एम, और उसके बाद में ई की ई से मल्टीप्लाई करेंगे, ई स्क्वायर हो जाएगा, निकल कर आ गया। निकालना क्या था हमें, वी अपॉन आई को अलग करना है, तो वी को ऐसे रहने दिया, आई यहाँ आ जाएगा, एल एम इधर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा वी अपॉन आई
बराबर LM बटे में NE स्क्वायर A और टो, इसको हम क्या मान लेंगे, एक नेताक मान लेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, I गुणा में चलेगा, V बराबर IR, V समानुपाती I, ठीक है। ये क्या हो गया, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक, या ऐसे भी पूछा जा सकता है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का व्यंजक प्राप्त कीजिए। स्टूडेंट देखिए, मैंने इस 40 मिनट की वीडियो में आपको जो लेसन नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट करा दिया, लेसन नंबर 3 का पार्ट 1। अब जो मैं लेकर के आऊँगा आपको नेक्स्ट चैप्टर है मेरा क्या, लेसन नंबर 3 का पार्ट 2, और उसके कुछ क्वेश्चन मैंने आपको करा भी दिए हैं, किरचॉफ के नियम है, व्हीटस्टोन सेतु है, 1-2 क्वेश्चन करा दिए। तो मेरी अगली जो क्लास होगी वो लेसन नंबर 3 का पार्ट 2 होगा, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट, इस चैनल पर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। एग्जाम में मुझे मालूम है कम टाइम है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है, तो जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अभी तैयारी शुरू नहीं की है, तो वो अभी से तैयारी शुरू कर दें, और मैं उनको इस चैनल पर क्लास 12 की फिजिक्स की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ, ठीक है। 40 मिनट में आप पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन आपको मिल गया। यहाँ पर ये पूरा चैप्टर मैंने आपको क्लियर करा दिया। अगर आप ऐसे ही मेरे साथ चैनल पर जुड़े रहेंगे तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं, हो सकता है कि उसको भी मैं शुरू कर दूँ, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी प्रीवियस ईयर में जितने भी न्यूमेरिकल अब तक पूछे जा चुके हैं हर चैप्टर से, उसकी सीरीज में शुरू कर दूंगा। मैंने आपसे कहा था कि कमेंट सेशन में मुझे कमेंट करके बताएं कि सीरीज शुरू होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ये मैंने आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने फिर भी खुद ही आपको शुरू कर दी। इसके जो आंसर है मैंने आपको विद आंसर आपको क्लियर करा दिया, आज ये पूरा चैप्टर क्लियर करा दिया। तो आने वाली जो मेरी नेक्स्ट क्लास है उसमें मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, और जो भी जितना हो सकेगा सॉल्यूशन भी करा दूंगा, ठीक है। तो मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम अपनी क्लास में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।